हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि फॉकलैंड आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कोकोस आइलैंड को लेकर के, तो कोकोस आइलैंड को अगर हम मैप में व्यू करें तो कोकोस आइलैंड जो है वो इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलियन एक्सटर्नल टेरिटरी के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको किलिंग आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी को पता है, अभी 5 स्टेट्स में जनरल असेंबली के इलेक्शन हुए, जिसके बाद में जहां पर जिस स्टेट में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली है वहां अपने रिप्रेजेंटेटिव को एज ए मिनिस्टर के रूप में वो अपॉइंट कर रहे हैं। और इसी को लेकर के डिस्कशन चल रहा था काफ़ी लंबे टाइम से मणिपुर स्टेट को लेकर के। वहाँ पर काफ़ी लंबे दिनों के बाद में मतलब 10 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हुए। 11 दिन के बाद में एक सस्पेंस बना रहा कि कौन वहाँ पर सीएम होंगे, और अब एन बीरेन सिंह को वहाँ पर सीएम अपॉइंट किया जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सीएम का किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, इसको लेकर के ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है। हालांकि 164 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये बोलता है कि जो गवर्नर है वो सीएम को अपॉइंट करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी पर्सन को सीएम अपॉइंट कर दिया जाता है। सीएम अपॉइंट करने के लिए गवर्नर जो है वो बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट फॉलो करता है कि किसी भी स्टेट में मेजोरिटी में जिसको सीट मिली है किसी भी पार्टी को, उनकी जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा है उसी को गवर्नर के द्वारा सीएम के रूप में अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अगर किसी पार्टी को वहाँ पर मेजोरिटी नहीं मिली है तो सबसे बड़ी पार्टी जो जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिली है, या अगर कोalition की गवर्नमेंट वहाँ पर बनती है तो उनकी तरफ से उन सभी लोगों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है उनको गवर्नर के द्वारा सीएम के रूप में अपॉइंट किया जाता है। तो ये बात हो गई मणिपुर की। अब यहाँ पर उत्तराखंड और गोवा जो स्टेट है वहाँ पर भी बीजेपी को मेजोरिटी मिली है, तो वहाँ पर भी जल्दी देखने को मिलेगा कि किसको वो सीएम के रूप में अपॉइंट करते हैं। उत्तराखंड में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे या फिर सीएम फेस जो थे पुष्कर सिंह धामी, उनको इलेक्शन में हार देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये सारे जो इशू हैं, सारे क्लैश जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है पंजाब की। आप सभी को पता है पंजाब में आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी मिली है। वहाँ के सीएम भगवंत मान ने ओथ भी ले ली है, कैबिनेट भी वहाँ पर अपॉइंट कर दी गई है। और इसके बाद में आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने वहाँ की पंजाब की जो कैबिनेट है उसके साथ में डिस्कशन किया, वर्चुअल मीटिंग की, उन सभी को बोला कि आप सभी को वर्क करना है। हालांकि कुछ दिनों में ही लगभग 2-3 दिन उनको हुए हैं, उसी टाइम में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर अपनी बातें रखी हैं। जैसे कि कैबिनेट के साथ में डिस्कशन होते ही भगवंत मान ने 25,000 जो सीट्स हैं, पोस्ट जो हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए वो निकाली हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है कि देखो हमें करप्शन जो है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है। इसके अलावा जिन भी पोस्ट के लिए हम वैकेंसी निकाल रहे हैं वहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं ऐसा नहीं अपनी जानकारों को लेकर के वहाँ पर जॉब लगवाना स्टार्ट कर दें। हमें पीपल्स के लिए वर्क करना है, जो पंजाब की जो पॉपुलेशन है उनके लिए वर्क करना है। जो भी हमने प्रोमिसेस किए हैं उन सभी को हम कंप्लीट करना है, ये हमारा मेन टारगेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सन फार्मा जो कंपनी है उसको तमिलनाडु की एक बर्ड सेंचुरी है उसके पास में एक्सपेंशन जो उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए एक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल लेने की कोशिश वो काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे थे। तो यहाँ पर तमिलनाडु में वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी के 3.7 किलोमीटर की दूरी में जो सन फार्मा कंपनी है वो अपना एक तरीके से एक्सपेंशन करना चाह रहा था अपने प्रोजेक्ट को, और उसी को लेकर के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये सारे पॉइंट्स को डिस्कशन किया जा रहा था। और उसके बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उनका एक्सपेंशन जो है उसको अप्रूवल दे दिया है। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि आप वो सारे केमिकल्स जिनको बैन कर रखा है उनको आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे। वो सारे केमिकल्स, वो सारे रॉ मटेरियल्स जिनको बैन कर रखा है उनको आप इस यूनिट में
यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि इन केमिकल्स की वजह से हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसे इशू होते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स की डेथ हो जाती है। जैसे कि अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम में लगभग 100 से ज़्यादा जो वल्चर्स हैं उनकी डेथ हो गई असम स्टेट में। ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने जो कारकस है उसको कंज्यूम किया होगा और वहाँ पर डिक्लोफेनक जो है, आप सभी को पता है, एक मेजर इशू क्रिएट करता है कि ह्यूमन बॉडी अगर उसको कंज्यूम कर रही है और ह्यूमन बॉडी कंज्यूम की है या फिर कोई एनिमल ने उसको कंज्यूम कर रखा है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन में जो डिक्लोफेनक है उसको यूज़ किया जाता है और जब उसको वल्चर्स ने कंज्यूम किया तो उनकी डेथ हो गई। तो ये जो केमिकल्स हैं जिनको बैन किया जाता है काफ़ी रिसर्च और एक तरीके से स्टडी के बाद में कि इनकी वजह से इनडायरेक्टली जो हमारा फूड वेब है या फिर फूड सीरीज है उन सभी में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एनजीटी की बात की है। एनजीटी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का ये एक्ट था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसमें कोशिश ये की गई थी कि एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं उन सभी का अगर हमें फास्ट तरीके से डिस्पोज करना है तो इसके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाई जाए और इसी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए एनजीटी बनाई गई थी। ये जो एनजीटी है वो अपनी पावर, अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ड्रॉ करती है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है, मतलब पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है उसमें आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। ओके, इसमें आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इसमें दिए हुए हैं आर्टिकल 21 में। तो यहाँ पर सिटीजन्स का एक राइट है, राइट टू ए हेल्दी एनवायरनमेंट। इसी को अचीव करने के लिए एनजीटी जो है उसको बनाया गया था। इंडिया जो है वो 3rd नंबर का कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में, जहाँ पर इस तरीके का सिस्टम बनाया गया कि जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू हैं उनको सोल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल बनाई जाए। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है वो इस एक्ट एनजीटी एक्ट के अंडर वर्क करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कमेटी किसके अंडर, किस डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करती है, इसको लेकर के बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी 2nd डोज को लेकर के एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि कोविशील्ड की जो 2nd डोज है उसको आप 8 वीक के बाद में, जैसे फर्स्ट जो डोज है वो अपने आप अब इम्प्लीमेंट करवाई, उसके बाद में 8 वीक्स के बाद में आप 2nd डोज ले सकते हो। जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है उसने रिकमेंडेशन दी है कि आप पहले जो 12 to 16 वीक्स पहले डिसाइड कर रखा था, अब 8 to 16 वीक्स फर्स्ट डोज के बाद में डिसाइड किया गया है। टाइम स्पेन को इसमें रिड्यूस करने की कोशिश की गई है ताकि जो भी 2nd डोज के लिए जो भी 6 से 7 करोड़ इंडिविजुअल्स जो भी कोविशील्ड वैक्सीन के लोग बचे हुए हैं उन सभी को ये वैक्सीन जल्द से जल्द दी जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो उन्होंने वहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एक तरीके से, वहाँ पाकिस्तान की जो आर्मी है, वहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन सभी को एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की उन्होंने अप्रिशिएशन की है कि आपने अपनी इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी को हमेशा मेंटेन किया, जिसकी वजह से आज इंडिया कंट्री जो है, मतलब उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन की है इंडियन अपने नेबर कंट्री को। यहाँ पर बिहार में हम देखते हैं कि इलीगल तरीके से जो लिकर है उसका कंज्यूम लोग करते हैं और उसके बाद में बहुत सारे लोगों की डेथ देखने को मिली है। आप सभी को पता है बिहार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वहाँ पर जो लिकर है उसको बैन किया जाएगा और इसी को लेकर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए गए थे, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में ये भी कोशिश की जा रही है कि बिहार के जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो भी वहाँ का हाई कोर्ट है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिकर से लेकर के इतने केसेस बढ़ गए हैं कि जो कंप्लीट जुडिशरी है वो पाइल अप हो गया है लिकर को लेकर के। तो इसको लेकर के वहाँ पर एक कोशिश भी की जा रही है। गवर्नमेंट ने भी आश्वासन दिया है कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में इस तरीके से चेंज करेंगे कि लिकर से रिलेटेड जो केस हैं वो काफ़ी कम हो सके। ओके, क्योंकि अगर आपने सिर्फ प्रिजन में और जुडिशरी में सिर्फ लिकर को ही टारगेट करते हुए केसेस, मतलब आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ कमी है कि वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के बाद में भी जो केसेज हैं इतनी संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है।
फिर से वहाँ पर इस तरीके के केसेस देखने को मिले हैं कि बिहार में 14 लोगों की डेथ हो गई है इस तरीके की, जो इलीगल या फिर एक वैध तरीके लीगल तरीके से जो लिकर नहीं बनाएगी, जिसमें कौन सा जो कंटेंट है वो कितना क्वांटिटी में यूज़ करना है, ये इस तरीके से जब उसके ऊपर फोकस नहीं होता है तो उसका रिजल्ट है वो इसी तरीके से देखने को मिलता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 5 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कोशिश की जा रही है, अफ्रीकन टेक्निक का इसमें यूज़ किया जा रहा है। अफ्रीकन टेक्निक ये होता है, यहाँ देखिए, स्पॉटेड डियर बीइंग हर्डेड इनटू एन एनक्लोजर बाय यूजिंग बोमा टेक्निक इन केवलादेव नेशनल पार्क। ओके, एक अनकॉमन एक्सपेरिमेंट है अफ्रीका की बोमा टेक्निक, इसको यूज़ किया जा रहा है राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क से। जो स्पॉटेड, यहाँ पर जो स्पॉटेड डियर जो हैं, यहाँ देखिए स्पॉटेड डियर जो हैं उनको यहाँ से ले जा करके मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर ले जाया जाएगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में जो प्रे बेसिस जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स में जो 2 टाइगर्स हैं उनको शिफ्टिंग करने का जो प्रपोजल जो रखा जा रहा है, इससे पहले उनकी जो प्रे पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब वो किसका शिकार करेंगे वो भी तो ध्यान में रखना है ना। आप टाइगर लेकर के आ जाओगे, लेकिन उनको किस तरीके से वहाँ पर नर्चर करना है, किस तरीके से वहाँ पर रेगुलेट करना है, इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो ऐसे तो आप शिफ्टिंग करते रहो कितनी ही, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो ये बोमा टेक्निक क्या होती है? द बोमा कैप्चरिंग टेक्निक विच इज़ पॉपुलर इन अफ्रीका। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि बोमा टेक्निक किससे रिलेटेड है। ओके, तो जो भी इस तरीके से ट्रांसलोकेटिंग की जाती है तो वहाँ पर उनको कैप्चर करना इन्वॉल्व्स ल्यूरिंग ऑफ एनिमल्स इनटू एन एनक्लोजर बाय चेजिंग देम थ्रू ए फनल लाइक फेंसिंग। द फनल टेपर्स इनटू एन एनिमल सिलेक्शन कम लोडिंग supported with grass mats and green nets to make it opaque for animals which are then herded into a large vehicle for transport to another location। ओके, ये जो टेक्निक है इसको ओल्ड टाइम से ही यूज़ किया जाता है। पहले ये जो ओल्ड टेक्निक है इसको यूटिलाइज किया जाता था वाइल्ड एलिफेंट्स को कैप्चर करने में, फिर उनको ट्रेनिंग देने में, ताकि वो अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर 2 आर्टिकल है कि इंडिया का रशिया को लेकर के जो स्टैंड रहा है, एक तो सुब्रमण्यम स्वामी ने यहाँ पर आर्टिकल रखा है और एक कॉमन आर्टिकल है, दोनों को हम कंबाइनली डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया का जो स्टैंड है यूक्रेन को लेकर के या फिर रशिया को लेकर के वो क्लियर होना चाहिए। हमने ये देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इन सभी में इंडिया ने एब्सटेन किया। एब्सटेन करने का कारण आप सभी को पता है। यहाँ पर ये जो कॉमन आर्टिकल है इसमें नेक्स्ट पार्ट में ये बात लिखी हुई है कि इंडिया का जो भी एब्सटेन वाली पॉलिसी इंडिया ने फॉलो करी, उसका मेन रीज़न ये है कि रशिया के साथ में भी हमारे रिलेशन जो है वो बेहतरीन है और इसको इंडिया हमेशा मेंटेन करना चाहता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे रिलेशन हैं उनको भी इंडिया मेंटेन करते रहना चाहता है। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो क्वाड ग्रुप के जो मिनिस्टर्स हैं, इसके अलावा और भी अदर कंट्रीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज़, यहाँ पर ये बताया गया है कि जापान के जो पीएम है वो, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो, इसके अलावा अगर हम बात करें कभी प्रेजेंट टाइम में इजरायली प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया न्यूलैंड, इसके अलावा यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर डेलीगेशन इंडिया के विजिट पर रहे हैं। रेगुलर डिस्कशन चल रहा है क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड रहा है तो क्वाड ग्रुप ये चाहता है कि जो भी हमारा स्टैंड रहा है उसमें इंडिया भी हमारा साथ दे और हमारे अकॉर्डिंग ही एब्सटेन करने की बात ना करके वहाँ पर क्लियरली रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात करे। इंडिया का स्टैंड आप सभी को पता है कि इंडिया अपनी न्यूट्रल पॉलिसी को फॉलो करते हुए दोनों जो क्लियर स्टैंड है उनकी तरफ बनाए रखना चाहता है। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि इंडिया का जो स्टैंड है यूक्रेन वॉर को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक है। इंडिया को क्लियरली बोलना चाहिए कि रशिया के साथ में जो हमारे इशू हैं, रशिया के साथ में जो हमारे रिलेशन है वो अलग लेवल पर है, लेकिन रशिया जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है वो गलत है।
क्योंकि इस तरीके से बॉर्डर एरियाज़ में अगर कोई कंट्री जा कर के किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करता है तो हमें तो पता है कि इंडिया का जो रीजनल एरिया है वहाँ पर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इशू है, और इस तरीके की चीज़ों को अगर इंडिया सपोर्ट करने की कोशिश करता है या फिर एब्सटेन पॉलिसी अपनाता है तो बहुत सारे कंट्री को लेकर के, क्योंकि अगर इंडिया को कुछ इस तरीके के इशू फेस करने पड़ते हैं तो उस टाइम इंडिया को भी स्ट्रॉन्ग सहायता की, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, स्ट्रॉन्ग असिस्टेंस की ज़रूरत होगी। और चाइना के साथ में अगर हम देखें तो LAC वाला जो रीजन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर रेगुलर इशू है। डिसंगेजमेंट जो टॉक्स है उनके थ्रू भी वहाँ पर एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ इंडिया और चाइना नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ में तो 1947 से रेगुलर क्लैश देखने को मिल रहे हैं, रेगुलर इशू जो बढ़ने को देखने को मिल रहे हैं। और स्पेसिफिक अगर हम देखें तो कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ पर भी इंडिया को अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपनी तरफ बात रखनी है तो यहाँ पर जो यूक्रेन को लेकर के जो इशू है उसको इंडिया को अपनी क्लियर बात रखनी होगी। यहाँ पर साउथ एशिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको लेकर के बताया गया है कि हमारे यहाँ पर साउथ एशिया में, जिसमें स्पेसिफिक बांग्लादेश जो है वो अपने आप को फ्लोरिश उन्होंने किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर एक तो अगर हम देखें तो कॉटन की अवेलेबिलिटी है जिसकी वजह से जो फैब्रिक है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसकी वजह से लो कॉस्ट जो लेबरिंग मार्केट है वो अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये जो कंट्री हैं वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग हब के ऊपर, और पूरे वर्ल्ड में अपने आप को यहाँ पर एक्सपोर्ट उनके द्वारा किया जा रहा है। और सभी कंट्रीज़ में अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को लेबल्स के थ्रू प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें जो राइटर हैं उनका ये बोलना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था कि 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट बनाया जाएगा, ताकि लोगों में फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है उसको लेकर के अवेयरनेस क्रिएट हो सके, और इसी अवेयरनेस को एक सेलिब्रेशन के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इस दिन जो कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करती हैं सभी कंट्रीज़, ताकि ट्री प्लांटिंग जो कैंपेन्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो सकें और ग्रीन कवर उसको बढ़ाया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, क्लाइमेट चेंज जो इशू प्रेजेंट टाइम में है उसको फाइट किया जा सके। अगर हम काफ़ी दशकों से, काफ़ी डेकेड से देखें तो इंडियन गवर्नमेंट भी इसी तरीके का वर्क कर रही है। काफ़ी बिलियंस रुपी जो है इंडिया ने यहाँ पर इंडिया में अपने एफर्ट्स लगाए हैं अपने ग्रीन कवर को इंक्रीज़ करने के लिए। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से ये डिसाइड किया है कि 13 मेजर रिवर को रिजुनेट करने के लिए और उनके आसपास वाले रीजन में फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इससे ये एक तरीके का एस्टिमेशन भी लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि इस प्रोजेक्ट से ये इतने रुपए जो खर्च किए जाएंगे उससे 7,417.36 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर जो है वो हम इन रिवर्स के आसपास वाले एरिया में बढ़ा लेंगे। लेकिन राइटर का ये बोलना है कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है वो इतना फॉरेस्ट कवर बढ़ा पाएगा, और इससे कैन फॉरेस्ट बी क्रिएटेड थ्रू एफोरेस्टेशन। ओके, सबसे पहले तो राइटर ने ये बोला है कि देखो फॉरेस्ट जो है एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है जो काफ़ी लंबे टाइम के प्रोसीजर के बाद में, जिसमें बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सोइल, एनवायरमेंटल कंडीशन, ये सारे फैक्टर्स सब मिलकर के वर्क करते हैं जब एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम डेवलप होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि जो देखो जो फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। ट्रीज़ जो हैं वो अपना ग्रीन कवर को रिमेन बनाए रखने के लिए रेगुलर वहाँ पर कुछ ऐसे इकोसिस्टम डेवलप होते हैं, कुछ डिग्रेड होते हैं, इस तरीके से प्रोसीजर बनता है, तब जा कर के फॉरेस्ट का इकोसिस्टम डेवलप हो पाता है। राइटर का ये बोलना है कि हम क्या करते हैं, जब भी हम ट्री इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा दूँ, लेकिन राइटर ने ये बोला है कि परफेक्ट जगह पर परफेक्ट ट्री लगाना, ओके, और परफेक्ट रीजन के साथ में ट्री लगाना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी एरिया में प्लांटिंग कर देगी, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में भी बात बताया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो उनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, क्योंकि इनको लेकर के रानी बेनूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सेंट्रल कर्नाटका में है, वहाँ पर इन स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए कुछ अनसाइंटिफिक वर्क किए गई, ताकि यहाँ पर जो भी
ट्रीज़ हैं, जो भी एरियाज़ हैं, उनको ख़त्म करके यहाँ पर ट्री प्लांटिंग कर दिया गया, जिसकी वजह से ये जो स्पीसीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरा, जयामंगली कंजर्वेशन रिजर्व जो है, वहाँ पर ग्रासलैंड हैबिटाट था कर्नाटका में, जो वुल्फ्स जो होते हैं, भेड़िए जो होते हैं, उनको होस्ट करते थे, लेकिन अब वहाँ पर लेपर्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर उन्होंने अकेसिया, अंजन, यूकेलिप्टिस, टेमरिंड, ये जो ट्रीज़ हैं उनको एक तरीके से डेवलप किया है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है वो लेपर्ड में डेवलप हो गया है। ओके, अब यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि देखो, जो भी एरिया है वहाँ की किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पर जो सोइल है वो कौन से ट्रीज़ को सपोर्ट करता है, कौन से वहाँ पर एनिमल पाए जाते हैं, किन एनिमल को कौन से जो ट्रीज़ हैं, कौन सा ग्रासलैंड है वो हेल्प करेगा, इन सभी का हमें ध्यान रखना है, तब जा कर के हमें प्लांट लगाना है। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि हम प्लांट लगाने के भरोसे वहाँ की जो भी स्पीसीज या बर्ड स्पीसीज या फिर वहाँ की जो भी एनिमल स्पीसीज हैं उन सभी को हम ख़त्म कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाने से सब कुछ सही हो जाएगा। वहाँ पर जो बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉरेस्ट है वो डेवलप हो पाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो, प्लांट जो हैं वो हमें राइट ट्री, राइट प्लेस लगाना है और राइट रीजन के साथ में लगाना है, तभी जाकर के जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि जो साइंटिफिक प्रोसीजर होता है, जो साइंटिफिक स्टडीज़ जो होती हैं, उनको हमें क्या करना है, उनको रेगुलेट करना है और उन्हीं के बेसिस पर प्लांटिंग हमें करनी है। ओके, यहाँ पर ये बताया गया है कि हम फॉरेस्ट प्लांटिंग के लिए तो मनी जो है उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन 2018 से 2021 के बीच में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो भी हमारा बजट है वो 47% तक डिक्रीज़ हुआ है। तो हमें ना सिर्फ प्लांटिंग करनी है, उसके साथ में वहाँ पर जो भी वहाँ पर एनिमल स्पीसीज है, बर्ड स्पीसीज है, उन सभी को भी इंट्रोड्यूस करना है ताकि जो इशू हैं वो सॉल्व हो सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, वहाँ पर नामीबिया जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ से, यहाँ देखिए अफ्रीकन जो चीता है उनको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो राइटर का यहाँ पर जो डेट है उसके थ्रू, जो ईयर है उसके थ्रू शो करने की कोशिश की जा रही है कि किस एरिया में जो ऐसी जो चीता है वो किस टाइम तक यहाँ पर बने हुए थे, और 1967 यहाँ पर लास्ट देखने को मिलेगा, तब तक यहाँ पर जो चीता है वो इंडिया में बने हुए थे। सबसे पहले तो हिस्ट्री की उन्होंने बात की है कि किस तरीके से हमारे इंडिया में चीता की अवेलेबिलिटी थी, लेकिन एशियाटिक चीता की वाइड डिस्ट्रीब्यूशन था इंडिया में, लेकिन टाइम के साथ में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो भी राजा महाराजा का टाइम रहा, किंगडम टाइम, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोचिंग की गई, जिसकी वजह से जो इशू है काफ़ी ज़्यादा किलिंग्स हुई, जिसकी वजह से जो चीता है वो इंडिया में एक्सटिंक्शन स्टेज में आ गई और इसीलिए ये डिसअपियर हो गई। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि मुग़ल एम्परर अकबर के टाइम में कितने 1000 चीता जो है वो वहाँ के उनके बाड़े में वो लोग रखते थे। फिर टीपू सुल्तान जब था तो 16 चीता, मतलब कैसे टाइम के साथ में डिक्रीज़ हुआ है। ओके, तो कंजर्वेशन जो ऑब्जेक्टिव है वो अफ्रीकन चीता इंडिया में किस तरीके से होगा, इंडिया को प्रायोरिटी कैसे दी गई है, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसमें ये बताया गया है कि देखो, नामीबिया से जो साउथ अफ्रीका में जो वेस्टर्न पार्ट में नामीबिया जो कंट्री है वहाँ से यहाँ पर लाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1995 में जो एनवायरमेंटलिस्ट रहे हुए हैं TN खोशो, उन्होंने एक बात बोली थी कि जो ये रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो होता है इसकी वजह से कुछ इशू क्रिएट होते हैं और इसको लेकर के ध्यान होना चाहिए, मतलब मेजर फोकस इस चीज़ के ऊपर ध्यान होना चाहिए कि देखो जो भी हम रीइंट्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ इशू क्रिएट ना हो। यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है कि हम चीता को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी एनिमल स्पीसीज हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन स्टेज में जाने वाली हैं। अगर इंडिया उन्हीं को प्रोटेक्ट करने का काम करे तो हम जो इश्यूज हैं उनको काफ़ी लंबे टाइम तक सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर वही कि इंडिया का यूक्रेन को लेकर के, रशिया के लेकर के क्या स्टैंड रहेगा। तो यहाँ पर जापान की तरफ से अभी विजिट हुई, जापान में भी ये डिस्कशन हुआ यूक्रेन को लेकर के। हालांकि जापान ने बोला है कि RCEP जो प्रोजेक्ट था, रीजनल
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये जो RCEP था इसमें इसको इंट्रोड्यूस करने में 2011-12 में इंडिया का भी हाथ था, ताकि आसियान जो कंट्रीज़ हैं उन तक ईजिली मार्केट अवेलेबल हो सके। लेकिन 2019-20 के टाइम में इंडिया ने इससे अपने आप को पुल बैक कर लिया, पीछे हटा लिया। ओके, अब यहाँ पर 15 कंट्रीज़ हैं। RCEP की अगर हम बात करें, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP में चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और 10 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर 10 कंट्रीज़ हैं जो आसियान ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर 2011 में सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई थी, एक ट्रेड ब्लॉक के रूप में इसको डेवलप करना, ताकि सभी कंट्रीज़ को यहाँ पर इजीली मार्केट भी अवेलेबल हो सके और जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो ये आशा की जा रही है कि इंडिया जो है वो जल्दी कोलैबोरेशन करेगा RCEP प्रोजेक्ट के साथ में। यहाँ पर एक तरीके से क्वेड जो है उन्होंने इंडिया का जो स्टैंड है वो उसको एक्सेप्ट किया है। इंडिया का स्टैंड यूक्रेन को लेकर के, रशिया को लेकर के, रशिया को एक तरीके से एब्सटेन वाली पॉलिसी अपनाई। तो इंडिया का क्या स्टैंड रहा, उसके क्या क्या रीज़न रहे, इसको क्वेड ग्रुप ने एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो यहाँ देखिए, इंडिया होप्स टू पुट डाउन रूट्स इन आर्कटिक। ओके, आर्कटिक में हमारा प्रेजेंट टाइम में जो रिसर्च स्टेशन है वो हिमाद्री है और यहाँ पर शो किया गया है कि आर्कटिक काउंसिल जो है, जिसमें 8 नेशन है, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, रशिया, स्वीडन और US, उन्होंने आर्कटिक काउंसिल बनाया था। द रीजन इज होम टू अबाउट 4 मिलियन, a tenth of them being indigenous tribes. India has had a research base in the region since 2008 and also has 2 observatories. Okay, आर्कटिक वेदर जो है इन्फ्लुएंसेस द इंडियन मानसून एंड हेंस हैज बीन ऑफ इंटरेस्ट टू इंडियन रिसर्चर्स फॉर डेकेड्स. क्लाइमेट चेंज एंड द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इम्प्लाई चेंजेस टू द आर्कटिक वेदर. ओके, तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो आर्कटिक एरिया है उसको प्रिजर्व करने के लिए कोशिश की जा सके. तो इंडिया एस्पायर्स टू हैव ए परमानेंट प्रेजेंस विद मोर रिसर्च एंड सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन इन द आर्कटिक रीजन, सजेस्टेड ए pursuit of its Arctic policy document officially unveiled last week. इंडिया अपने आप को यहाँ पर बनाए रखना चाहता है ताकि कुछ इश्यूज उनको रेगुलर यहाँ पर डिस्कस किया जा सके, ताकि जो इश्यूज हैं उनको प्रॉब्लम जो अगर हो रही है तो उनको ख़त्म किया जा सके. यहाँ पर जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो एरिया है वहाँ पर जो एक इस साल का 2022 का फर्स्ट यहाँ पर साइक्लोन आसानी देखने को मिला है, जिसकी वजह से कोस्टल एरिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं. तो उनका इवैक्यूएशन प्रोसीजर के लिए NDRF जो ऑर्गेनाइजेशन है, NDRF टीम जो है वो यहाँ पर वर्क कर रही है. आपका क्वेश्चन ये है कि NDRF से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज से यहाँ पर कंप्लीटली बताया गया है रशिया यूक्रेन के बीच में जो इशू हुआ है उसको लेकर के. ढाका में एक फेरी जो है उसमें क्रैश देखने को मिला जिससे कुछ लोगों की डेथ हो गई है. और यहाँ पर यमन और सऊदी अरेबिया में, आप सभी को पता है यमन में हैती रिबेल्स हैं और जो सऊदी अरेबिया उनके बीच में रेगुलर क्लैश चलता है, क्योंकि कारण ये बताया जाता है कि यमन में जो हैती रिबेल्स हैं उनको इनडायरेक्टली ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है. तो यमन रिबेल्स ने सऊदी अरामको जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर कुछ स्ट्राइक किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑयल प्रोडक्शन साइट है वहाँ पर टेम्परेरी कुछ इफेक्ट देखने को मिले हैं. ओके, तो यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से लगभग 2015 से ये जो इशू है, ये जो क्लैश है वो रेगुलर देखने को मिल रहा है. तो ये आज का हमारा डिस्कशन था द हिंदू न्यूज़पेपर का. अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की बात की जा रही है, बहुत सारे कमेंट पे आ रहे हैं. हम कल से इसको रेगुलर करेंगे, जो भी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का हम डिस्कशन करते हैं. ओके, थैंक यू. PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगी, प्लीज़ आप आज उसको और आप रीड कर सकते हो. कल से उसका जो डिस्कशन है उसको हम रेगुलर करेंगे. ओके, थैंक यू.